नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और अब वक्त सुपरफास्ट खबरों का। बिहार में एसआईआर के खिलाफ महागठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। रैली के 12वें दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी के जानकी माता मंदिर में दर्शन के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने सीतामढ़ी में आम जनता को संबोधित किया और चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम एक भी वोट की चोरी नहीं होने देंगे। ये लोग पहले आपकी वोट लेंगे, फिर आपका राशन कार्ड और बाद में आधार को निशाना बनाएंगे। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है। चुनाव आयोग को पता लग जाए, बिहार की जनता होशियार है, एक वोट चोरी करने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको मारा जाता था, आपको अछूत कहा जाता था। संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं। बीजेपी आपसे अधिकार छीनना चाहती है। 65 लाख वोट कटे हैं, उसमें एक अमीर आदमी का नाम नहीं है। ये गरीबों से वोट चोरी कर रहे हैं। आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। ये आपकी आवाज कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। राधाष्टमी महोत्सव 2025 को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार को बरसाना स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने की। इसमें मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, साफ सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, विद्युत आपूर्ति एवं श्रद्धालुओं की सुविधा संबंधी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि राधाष्टमी पर्व पर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद रखना अत्यंत आवश्यक है। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा सर्वोपरि है, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने साफ सफाई एवं स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। वहीं एसएसपी श्लोक कुमार ने सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को लेकर विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की। अमरोहा में फैक्ट्री कर्मचारी की मौत। बिलिंग प्रेस मशीन में फंसने से मजदूर की मौत हुई है। परिजनों ने फैक्ट्री की सिक्योरिटी व्यवस्था पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पिछले 15 साल से फैक्ट्री में काम कर रहे थे। सुबह 6 बजे अपनी ड्यूटी पर आए थे। घटना से फैक्ट्री कर्मचारियों से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गजरौला कोतवाली इलाके के निर्बल फाइबर फैक्ट्री का पूरा मामला बताया जा रहा है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर में बुधवार देर रात एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही आधी रात के बाद एसपी मौके पर पहुंच गए। स्वजन हत्या की वजह से अनभिज्ञता जता रहे हैं। नारायणपुर निवासी कृष्णकांत की 22 वर्षीय पत्नी निकी की सिर में गोली मारकर हत्या की गई। घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। इसकी सूचना छिबरामऊ कोतवाली की प्रेमपुर चौकी पुलिस को दी गई। इस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। निकी का शव घर के अंदर दरवाजे के पास पड़ा था। एसपी विनोद ने पूछताछ की तो स्वजन ने बताया कि वे घटना के समय घर पर नहीं थे, इसलिए उनको घटना के बारे में जानकारी नहीं है। उनके मुताबिक निकी की शादी करीब 8 महीने पहले हुई थी। वे पति के साथ शाम 4 बजे दवा लेने के बाद घर लौटी थी। स्वजन से घटना को लेकर पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर, जहां थाना प्रतापपुर क्षेत्र में सोमवार दोपहर स्कूल की छुट्टी के बच्चों को लेकर आ रही एक बस अचानक आग की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि सेंट पैट्रिक एकेडमी की ये बस जैसे ही प्रतापपुर क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी अचानक ब्लास्ट जैसी आवाज आई और देखते ही देखते बस में भीषण आग लग गई। बस में उस समय काफी बच्चे सवार थे। गनीमत ये रही कि चालक और आसपास मौजूद लोगों की सतर्कता से बच्चों को समय रहते बस से बाहर निकाल लिया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक तेज धमाका हुआ और धुएं के गुबार के साथ बस की पूरी बॉडी आग की लपटों से घिर गई। इस भयावह दृश्य को देख मौके पर चीख पुकार मच गई और सड़क पर अफरा तफरी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि बस पूरी तरह जलकर राख हो गई।
पीलीभीत में थाना आमरिया क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली एक युवती के साथ उसके ही गांव के रहने वाले महेश कुमार नामक एक युवक ने धोखाधड़ी कर फर्जी कोर्ट मैरिज कर उसके साथ कई वर्षों से लगातार बलात्कार किया है। फर्जी शादी कर युवती को आरोपित युवक अपने साथ लेकर बरेली और अन्य जगहों पर रहता रहा और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार करता रहा। युवती के द्वारा अपने घर ले जाने की जिद पर आरोपित युवक महेश कुमार युवती को छोड़कर फरार हो गया। युवती जब आरोपित युवक महेश कुमार के घर पहुंची तो महेश कुमार के परिजनों ने मारपीट कर युवती को घर से बाहर निकाल दिया। युवती ने पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव को लिखित शिकायत पत्र देकर आरोपित युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची युवती ने मीडिया को अपने साथ घटी आप बीती बताते हुए कहा कि मुझे मेरे ही गाँव के रहने वाले महेश कुमार पुत्र राम मूर्ति लाल शर्मा नाम के एक युवक ने बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर मेरे साथ धोखाधड़ी कर फर्जी शादी कर ली और मेरे साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाते हुए बलात्कार किया। जब मैंने युवक से कहा कि मुझे अपने घर ले चलो तो युवक मुझे अकेला छोड़कर फरार हो गया। अमरोहा जिले के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के नारंगपुर गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। रामपुर जिले में तैनात हेड कांस्टेबल देवेंद्र ने अपनी पत्नी पारुल को जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने देवेंद्र समेत उसके परिवार के कुछ 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता पारुल को गंभीर हालत में दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज जारी है। पारुल जेएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी पद पर कार्यरत थी। बताया जा रहा है कि देवेंद्र शराब के नशे में आए दिन पारुल से मारपीट करता था। शादी को 13 साल हो चुके हैं। हाल ही में देवेंद्र का तबादला बरेली जिले में हुआ था और वह छुट्टी पर घर आया हुआ था। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में साइबर अपराधों पर नियंत्रण और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने थाना डिडौली परिसर में स्थापित साइबर सेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दर्ज अभिलेखों, शिकायतों और उनके निस्तारण की समीक्षा की। साथ ही मौजूदा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि प्रदेश के डीजीपी के निर्देशानुसार जनपद के हर थाने में साइबर सेल गठित किया गया है। इन सेल्स का उद्देश्य न केवल साइबर अपराधों की रोकथाम है, बल्कि पीड़ितों को समय रहते राहत भी पहुंचाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर शिकायत का त्वरित पंजीकरण और प्राथमिक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन और अन्य पोर्टल्स के माध्यम से अधिकतम सहायता सुनिश्चित करने, खातों की ब्लॉकिंग, फ्रीजिंग में तेजी लाने, कर्मियों को नवीन तकनीकों की नियमित ट्रेनिंग देने और स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। एसपी आनंद ने कहा कि साइबर अपराध रोकने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र में दर्दनाक हादसा सामने आया है। मुंडन संस्कार में शामिल होने तिगरी धाम आए 3 सगे भाई गंगा नदी में डूब गए। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस और गोताखोरों की टीम नदी में डूबे युवकों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया था। मूल रूप से अमरोहा शहर के मोहल्ला दानिश मंदान निवासी रामपाल सिंह के 4 बेटे हैं। बुधवार को उनके सबसे बड़े बेटे आकाश के 8 महीने के बेटे विनायक का मुंडन संस्कार तिगरी धाम में आयोजित था। इस अवसर पर परिवार और रिश्तेदार वहां एकत्र हुए थे। कार्यक्रम के दौरान आकाश के 3 छोटे भाई ओमकार, बंटी और अनुज गंगा में स्नान करने चले गए, लेकिन तीनों नदी के तेज बहाव में बह गए। बताया जा रहा है कि इन दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे हादसे की आशंका और बढ़ गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन और ग्रामीणों में कोहराम मच गया है। मौके पर राहत कार्य तेजी से जारी है। आजमगढ़ में गणेश पंडाल को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। डीजे की तेज आवाज बनी विवाद की जड़। पुलिस हस्तक्षेप से शांत हुआ मामला, जहां जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नगर पंचायत कटघर लालगंज के गोला बाजार स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर पर मंगलवार की देर शाम गणेश पंडाल में तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस चौकी पर पहुंचकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने दावा किया कि मौके पर केवल तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी, जिसे सुलझा लिया गया है। तनाव जैसी कोई बात नहीं है। जानकारी के अनुसार आयोजक मंडल द्वारा बीते 3 वर्षों से लगातार गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस बार भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर पंडाल सजाया गया था। बताया गया कि प्रतिमा स्थापना से पूर्व ही स्थानीय लोगों ने तेज आवाज में डीजे न बजाने की बात कह दी। इस बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई
और देखते ही देखते मौके पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराने के बाद चौकी लालगंज बुलाया। लेकिन चौकी परिसर में भी मामला शांत नहीं हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देवगांव कोतवाल को तत्काल मौके पर बुलाया गया। कोतवाल के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी और मामला शांत हो गया। वहीं एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया व मीडिया चल रहा है कि देवगांव कोतवाली के लालगंज कस्बे में गणेश प्रतिमा की स्थापना को लेकर तनाव व लोगों ने चौकी का घेराव किया है, लेकिन वहां पर कोई तनाव नहीं है। बागपत जिले के खेकड़ा कस्बे का गोयल परिवार उस वक्त गहरे सदमे में डूब गया जब एक तीर्थ यात्रा के दौरान हुए भूस्खलन जैसे प्राकृतिक हादसे ने उनके खुशहाल जीवन को मातम में बदल दिया। इस दुखद घटना में परिवार की 2 महिलाओं, पत्नी और साली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मयंक और अमित गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज जारी है। परिवार धार्मिक यात्रा पर निकला था, लेकिन रास्ते में हुए भूस्खलन ने उन्हें ऐसी त्रासदी में डाल दिया जिसकी भरपाई शायद कभी न हो सके। यह हादसा न सिर्फ एक परिवार की निजी पीड़ा है, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश देता है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय यात्रा और तीर्थाटन में सतर्कता और सुरक्षा बेहद आवश्यक है। घटना की खबर मिलते ही खेकड़ा कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। पीड़ित परिवार के घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। घटना सभी के लिए एक चेतावनी है कि सावधानी ही आपदा में सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल है। जिले में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। रोज जिले में चोरियां हो रही हैं। चोर रोज किसी न किसी घर को अपना निशाना बना रहे हैं। आज तो हद तब हो गई जब दिन दहाड़े बदमाश घर में घुस गए। वैसे ही ग्रामीण रात भर जाग कर घर की रखवाली कर रहे हैं। मैनपुरी जनपद के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम हजारा में दिन दहाड़े चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया है। दिन दहाड़े घर में घुसकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुका लिया गए हैं, जहां महिला के हाथ पैर बांधकर बेहोशी की दवा सुंघाकर फरार हो गए आरोपी। बेहोशी की हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस कह रही है अफवाहें न फैलाएं। मैनपुरी जनपद के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम हजारा निवासी थाने पर घटना की तहरीर देते हुए शिवम शाखे पुत्र रत्नेश शाखे निवासी हजारा ने बताया कि बुधवार दोपहर उनकी पत्नी पूनम घर पर अकेली थी। इसी दौरान कमरे में घुसे 3 अज्ञात चोरों ने पत्नी को चाकू दिखाकर बंधक बनाकर अलमारी की चाबी ले ली। चोरों ने लगभग 5 लाख के आभूषण व 58,000 की नकदी निकाल दी और पत्नी के चुन्नी से पैर व मुंह पर टेप लगाकर बंधक बनाकर बेहोश कर फरार हो गए। वहीं दिन दहाड़े चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए हैं। पीड़ित की तहरीर पर जांच की जा रही है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जापान की 2 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी इस दौरान अपनी जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा से मिलेंगे और 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा और इशिबा के साथ पहली शिखर वार्ता होगी। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार और लोगों के बीच आदान प्रदान शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जापानी सरकार भारत के लिए 10 ट्रिलियन येन यानी कि 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य की घोषणा करने की योजना बना रही है। जापान के क्यूडो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इशिबा अपने संयुक्त वक्तव्य में इसकी घोषणा कर सकते हैं। मार्च 2022 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भी भारत में 5 ट्रिलियन येन के निवेश का ऐलान किया था। भारत और जापान आर्थिक सुरक्षा में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक नए ढांचे पर सहमत हो सकते हैं। इस ढांचे में आवश्यक खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ सेमीकंडक्टर्स को भी प्रमुख क्षेत्र के रूप में रखा जाएगा। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इशिबा सेंडाई भी जा सकते हैं, जो अपने सेमीकंडक्टर कौशल के लिए प्रसिद्ध शहर है। संभव है कि दोनों नेता बुलेट ट्रेन से सेंडाई की यात्रा करेंगे।
उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन अगले सप्ताह चीन की राजधानी बीजिंग में एक सैन्य परेड में भाग लेंगे। उत्तर कोरिया और चीन के सरकारी मीडिया ने बृहस्पतिवार को इस बारे में जानकारी दी है। ये किम जोंग उनकी दुर्लभ विदेश यात्रा मानी जा रही है, क्योंकि वे आमतौर पर विदेश यात्रा कम करते हैं। चीन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ पर सैन्य परेड का आयोजन कर रहा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित 26 विदेशी नेता परेड में शामिल होंगे। सहायक विदेश मंत्री होंग लेई के हवाले से बताया गया है कि किम 3 सितंबर को चीन के विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने पुष्टि की है कि किम चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। एजेंसी ने इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी कि किम उत्तर कोरिया से कब रवाना होंगे और चीन में कितने समय तक रहेंगे। परेड में अमेरिका या प्रमुख पश्चिमी यूरोपीय देशों के किसी नेता के आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध को लेकर पुतिन के साथ उनके मतभेद हैं। अगर किम बीजिंग आते हैं तो ये 2019 के बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी। चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और मुख्य सहायक रहा है। किम की यात्रा का ऐलान ऐसे समय पर हुआ है जब उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसका अमेरिकी और दक्षिण कोरिया के साथ कूटनीतिक संबंध बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिणी कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने बार बार उत्तर कोरिया के साथ वार्ता बहाल करने की उम्मीद जताई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। जंग के बीच रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार घातक अटैक किए जा रहे हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूस की ओर से मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। ये हमले रूस ने बृहस्पतिवार तड़के किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से किए गए हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 24 अन्य घायल हुए हैं। कीव के शहरी प्रशासन के प्रमुख तैमूर तोकाचेंको ने बताया है कि मृतकों में 14 वर्षीय किशोर भी शामिल है। जहां बताया गया है कि आवासीय इमारत पर सीधा हमला हुआ है। उन्होंने कहा सब कुछ नष्ट हो गया है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इस हमले से राजधानी में 20 से ज्यादा इलाके प्रभावित हुए हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल मौके पर मौजूद है। बृहस्पतिवार का हमला यूक्रेन में 3 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा के लिए इस महीने की शुरुआत में अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद से कीव पर हुआ पहला बड़ा हमला है। इस बीच खबरें इस तरह की भी हैं कि रूसी सेना ने डोनेस्क प्रांत के निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका द्वारा बुधवार को भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लागू करने के बाद दोनों देशों के संबंध हाल के दिनों में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वहीं दोनों देशों के बीच बयानों का सिलसिला भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक और व्हाइट हाउस के सलाहकार केविन हेसेट ने अमेरिका और भारत के संबंधों को जटिल बताते हुए कहा है कि अगर भारत नहीं मानता है तो अमेरिका अपना रुख नरम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने को लेकर भारत हठधर्मिता अपना रहा है। हेसेट ने भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ को यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस पर दबाव बनाने के व्यापक जियोपॉलिटिक्स के प्रयासों से जोड़ा। व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए हेसेट ने कहा कि अगर भारत अपनी जिद से पीछे नहीं हटता है तो राष्ट्रपति ट्रंप भी कोई रियायत नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि यह एक जटिल रिश्ता है और इसका एक हिस्सा रूस पर दबाव डालने की हमारी कोशिश से जुड़ा हुआ है ताकि यूक्रेन रूस को लेकर शांति समझौते हो सकें और लाखों लोगों की जान बचाई जा सके। इसके साथ ही भारत का अपने बाजार खोलने में अड़ियल रवैया भी इसमें शामिल है। हेसेट का ये बयान ऐसे समय में आया है जब वॉशिंगटन ने भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। यह टैरिफ अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा द्वारा प्रकाशित एक ड्राफ्ट नोटिस के बाद लगाया गया है। नोटिस के अनुसार यह अतिरिक्त शुल्क राष्ट्रपति के 6 अगस्त 2025 के कार्यकारी आदेश 14,329 को प्रभावी बनाने के लिए लगाए जा रहे हैं, जो भारत से आयातित वस्तुओं के आयात पर शुल्क की एक नई दर निर्धारित करता है। अमेरिका ने पहले 25% का टैरिफ लगाया था, जिसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदे, लेकिन भारत ने अपने हितों को ख्याल में रखते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्य संरक्षक इमरान खान ने बुधवार को सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर तीखा हमला किया है। इमरान ने मुनीर को सत्ता का भूखा और देश में सबसे खराब किस्म की तानाशाही चलाने वाला व्यक्ति करार दिया।
करीब 2 साल से विभिन्न मामलों में जेल में बंद 72 वर्षीय इमरान खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए असीम मुनीर पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, जनरल असीम मुनीर सत्ता के इतने भूखे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में लोकतंत्र को कुचल कर रख दिया है और तानाशाही की चरम सीमा स्थापित कर दी है। वह न नैतिकता को समझते हैं और न ही इस्लाम को। 9 मई 2023 को देश भर में हुए हिंसक दंगों को लेकर खान ने असीम मुनीर को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि मुझसे माफी मांगने के बजाय मुनीर को खुद माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह सब उनकी रची हुई साजिश थी। उन्होंने ही 9 मई की घटना की योजना बनाई और फिर सीसीटीवी फुटेज भी चुराई। आज वे उसी घटना को अपनी बीमा पॉलिसी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान ने आगे कहा कि पाकिस्तान में अब लोकतंत्र नहीं रहा, बल्कि पूरी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गई है। ये कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, बल्कि असीम मुनीर की तानाशाही है। उन्होंने लिखा, साथ ही उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नहीं बल्कि मुनीर को आमंत्रित किया। अपने पोस्ट में इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें जेल में पूरी तरह से एकांत कारावास में रखा गया है। 3 महीनों में मुझे केवल 3 बार ही मुलाकात की अनुमति मिली है। मेरे वकीलों और परिवार वालों से ही महीनों तक संपर्क नहीं करने दिया गया। ये सब मुझे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने वीजा को लेकर एक नया कदम उठाए हैं, जिनका असर अमेरिका में रहने वाले वीजा धारकों पर पड़ेगा। अमेरिका में एक प्रस्तावित सरकारी नियम जारी किया गया है। इस नियम के तहत अब छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और विदेशी पत्रकारों के लिए वीजा की समय सीमा तय होगी। प्रस्तावित नियम के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के एक्सचेंजेस, विजिटर्स और मीडिया कर्मियों को अब निश्चित अवधि के लिए ही वीजा मिलेगा। इस नए कदम से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और विदेशी पत्रकारों के लिए नई मुश्किलें खड़ी होंगी। पहले अगर कोई स्टूडेंट अमेरिका पढ़ाई करने गया है तो उसका वीजा उसकी पढ़ाई पूरी तरह से मान्य रहता था। अगर कोई एक्सचेंज विजिटर किसी सांस्कृतिक या रिसर्च प्रोग्राम के लिए गया है तो उसका वीजा उस प्रोग्राम की अवधि तक मान्य होता था। अगर कोई पत्रकार अमेरिकी मीडिया में काम करने गया है तो उसका वीजा उसकी नौकरी रहने तक वैध रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और वीजा की एक समय सीमा तय होगी। प्रस्तावित नियम में कहा गया है कि छात्र और एक्सचेंज विजिटर्स की अवधि 4 साल से ज्यादा नहीं होगी। पत्रकारों के लिए वीजा, जो वर्तमान में वर्षों तक चलता था, 240 दिनों तक, या चीन और हांगकांग के पासपोर्ट वाले लोगों के मामले में 90 दिन तक होगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि वीजा धारक इसको आगे बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने प्रस्तावित नियम में कहा है कि वीजा धारकों के अमेरिका में रहने के दौरान बेहतर निगरानी और देखरेख के लिए बदलाव जरूरी है। वीजा नियमों में बदलाव को लेकर होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि लंबे समय से पिछले प्रशासनों ने विदेशी छात्रों और अन्य वीजा धारकों को लगभग अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की इजाजत दी है, जिससे सुरक्षा को लेकर जोखिम पैदा होता है। उन्होंने कहा है कि इससे अमेरिकी नागरिकों को भी नुकसान होता है। ये नया प्रस्तावित नियम कुछ वीजा धारकों के अमेरिका में रहने की अवधि को सीमित करके उसके दुरुपयोग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।